दोस्तों, आज 9 जनवरी 2021 आपका शुभ हो। और आज का कोट्स है, देयर कैन बी नो रियल हैप्पीनेस अनटिल द सोल फाइंड्स इट्स ए पीस। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध और शांत नहीं होगा, तब तक हमें किसी तरह की कोई खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो इसलिए हर एक मनुष्य को अपनी आत्मा की शुद्धि और उसको शांत रखने की ज़रूरत है। जो लोग क्षणिक जीवन को सत्ता और अन्य कारणों से खुश रखने की कोशिश करते हैं, वो क्षणिक खुशी है और फिर उसे प्रकृति की मार पड़ती है। तरह तरह की बीमारियां, बद्दुआएं और न जाने क्या क्या। आज हमारे अन्नदाता किसान आंदोलनरत हैं अपनी मांगों के लिए। उन पे बातें नहीं होकर के, उन पे उनकी सुलह और सही रास्ता न निकालते हुए, कानून जो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया उसे वापस न करने की जिद लेकर करके सरकार अड़ियल रुख अपनाते हुए जो काम कर रही है, वो लोकतंत्र जनतंत्र का में ये ठीक नहीं है, या इसे हम घातक कह सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष जो सरकार के पास जनता का टैक्स है, उस पैसे का मिसयूज करते हुए करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हुए हेलीकॉप्टर, जहाज, दुनिया भर की फैसिलिटीज़, जिन प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मिनिस्टर लोगों को काम करना चाहिए देश हित में निर्माण के लिए, वो जो है सरकारी खजाना को लुटाते हुए प्रचार प्रसार और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। बंगाल में लगातार पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी आंदोलन, किसानों का और बहुत तरह की समस्याएं हमारे सामने है। बीमारी है, कोरोना की मार को डरा करके बर्ड फ्लू का और बहुत तरह से बंदिशें लगा करके खुद जो है बंगाल में जा करके रैलियां, बड़े बड़ी भीड़ बहुत सारी, और कहीं किसी तरह का कोई कोरोना का डर नहीं। तो ये जो है, ये लोकतंत्र में, राजतंत्र में इस तरह से बंदरबाट होना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होना, सरकारी फंड जो जनता का पैसा है उसका मिसयूज होना, ये किस तरह का लोकतंत्र है, इस पे हमें और आपको सोचना है। और जनता जो लोक लुभावने में, वाहवाही में डंका पीटते हुए, थाली पीटते हुए और ताली पीटते हुए जो अनुसरण करती है, उसे सोचना चाहिए कि वो जो है क्षणिक, थोड़ा सा आपको कुछ खाना मिल गया, आपको थोड़ा सा फैसिलिटीज़ मिल गए और आप उसमें बह करके जो आप काम करते हैं वो ठीक नहीं है। ख़ास करके बंगाल के वासियों से मेरा कहना है कि सतर्क हो जाइए और अच्छे सच्चे, मैंने बार बार कहा, 1000 बार कहा कि अब अपने क्षेत्र का, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टियां हो, कोई भी हो, जो आपका है, जनहितैषी है, जो आपके लिए काम करता है, ऐसे लोगों को वोट देंगे, ऐसे लोगों को साथ दीजिए और बाकी जो पार्टियों को आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये सब के सब पैसे के बूते से आपको लुभाती है। आपको किसी तरह से ये दिखा रही है कि मैं डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा हूँ, बल्कि ये डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि ये जो है राजतंत्र है, ये जो है डंडा मार तंत्र है और पैसे के बूते से काम करते हैं। ये आगे दिखाते हैं हंगामा और फिर ईवीएम मशीन से जो है अपने को जीत हासिल करते हुए कहते हैं कि जनता ने हमें जीता है, हमें चुना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। ईवीएम का जो खेल है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और जनता जब सतर्क होगी, जनता जब एकजुट होगी, लामबद्ध होगी, तो ये सब कुछ संभव है। अगर कोई भी नेता जो आपकी पसंद का नहीं है और वो चुन लिया जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से हुआ और इसीलिए इलेक्शन कमीशन से या अपनी मांग से
आप रिकॉल फैसिलिटी की मांग करें। जिस तरह से नोटा लागू हुआ है उसी तरह से रिकॉल होना चाहिए कि ये जो है जनप्रतिनिधि हमारी पसंद का नहीं है या हम लोगों ने नहीं चुना है, ये गलत तरीके से गया है और इसे जो है सांसद या विधायक होने का कोई अधिकार नहीं है और इन्हें वापस होनी चाहिए। तो ये जो है रिकॉल सिस्टम होना चाहिए। ईवीएम के साथ साथ ईवीएम को हटाकर बैलेट या अन्य और बहुत सारे अच्छे रास्ते हैं उससे वोटिंग का हो, और साथ में जो है रिकॉल का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले से मांग हुई लेकिन उसे दबा दिया गया, क्योंकि वो जो है नेताओं के हित में नहीं है, इसलिए उसे दबा दिया गया। जो नेताओं के हित में होता है उस पर वो काम करते हैं, वो अपने हिसाब से सारे काम होता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा और जनता को उस पर जागरूक अवेयर होना होगा। और ये जो चुनाव है लोकतंत्र का, वो जो खर्चीला है उसे जो है सरल और सभी के पहुंच के अंदर रखना होगा, ताकि सभी, चाहे वो जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन अगर वो समाज और देश की सेवा करना चाहता है तो वो चुनाव लड़ करके विधायक सांसद बन सकता है, समाज का सेवा कर सकता है, नगर सेवक बन सकता है। तो इस तरह से हमें आप सबको, जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार हैं, वो आगे बढ़ें और उसके लिए काम करें और हमारे अन्नदाता किसानों को भी साथ दें और बाकी जगह करें। जिन लोग मंशा रखा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना है उसका खिलाफ हों और उन्हें जो उखाड़ के बाहर फेंके, उन्हें अपने क्षेत्रों में ही ना घुसने दें। जो उन्हें घुसने देते हैं उनको जो है ढोलक पीटने देते हैं। तो ये भी जो है, आप जिस तरह से कहा जाता है कि क्राइम एक करना और एक देखना और एक चुप रहना, तीनों ही क्राइम है। आप जो क्राइम करते हैं, आप जो देखते हैं या चुप रहते हैं, उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप भी क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल के साथी हैं। उसी तरह से लोकतंत्र के अंदर अगर आप आवाज़ नहीं उठाते, आप जो है उत्पीड़न और शोषण के साथी हैं, आप जो है खामोश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी जो है उसके दोषी हैं और इससे बचना होगा। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक नौकरशाह की भूमिका दबाव मुक्त नहीं होगा, पक्षपात रहित नहीं होगा, तब तक जो है हमारे नौकरशाह, हमारे जो सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी और जनता जो है त्राही त्राही करता रहेगा। नौकरशाह किसी भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न सरकार नौकरशाहों के साथ राज मशविरे के बगैर काम नहीं कर पाती। प्रायः यह देखा गया है कि जब सरकारें बदलती है तो विभिन्न विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, सहायक सचिव से लेकर जिला के जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त और परगना अधिकारी तक बदल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ आईएएस लॉ भी सर्वाधिक सशक्त मानी जाती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां बनाने में इनकी राय अहम होती है। ये जहां नेता होते हैं वहीं सरकार के आँख कान भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिज्ञ और नौकरशाह देश की सत्ता का संचालन करते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा राजनीतिक घोटाला राजनीतिक लोगों की सह और नौकरशाहों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। अभी तक जो घोटाले सामने आए हैं, इनमें जहां नेताओं पर उंगलियां उठी है तो वहां विभागीय सचिव पर भी आरोप लगे हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तत्कालीन संचार मंत्री सुखराम के कार्यकाल में संचार विभाग में जिस तरह की अनियमितता पाई गई, उसके लिए वे स्वयं और उनके विभागीय बड़े अधिकारी भी जिम्मेदार थे। इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बगैर नौकरशाहों की हिसाब से कि कोई घोटाला अंजाम नहीं दिया जा सकता। आज़ादी के बाद जितने भी राजनीतिक घोटाले सामने आए हैं, उनमें से ज़्यादातर अधिकारियों की भूमिका पर उंगलियां उठी है। जिस तरह किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सरकार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारी व मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नीतियों के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अहम होती है। ऐसे में नौकरशाह ही भ्रष्ट हो जाए तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो सकता। आईएएस लॉबी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। कभी कभी वे इनका दुरुपयोग करके किसी राज्य या देश के लिए बहुत ही विकट स्थिति पैदा कर देते हैं। मंत्रियों के कहने पर ही सचिव काम करते हैं। मंत्री यदि ईमानदार हों तो सचिव भी ईमानदार होंगे। आज यह बात गौर करने वाली है कि राजनीतिक दलों के लोग यदि नौकरशाह से कोई गलत काम करवाते हैं तो वे क्यों करते हैं? क्या वे डर
के कारण करते हैं या स्वार्थवश करते हैं। डर तो उन्हें किसी बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कोई छोटे पद पर तो होते नहीं हैं। कोई मंत्री बहुत ज़्यादा करेगा तो उस नौकरशाह का ट्रांसफ़र हस्तांतर करवा सकता है या कुछ मसलों में उसकी सामने परेशानियां खड़ी कर सकता है। परंतु यदि नौकरशाह ईमानदारी पर कायम है तो कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता। यही यहाँ दूसरी बात यह भी सोचने वाली है कि सिर्फ एक या दो या कुछ बड़े अधिकारियों के ईमानदार होने से कुछ नहीं होता। जब पूरी व्यवस्था में ही खामियां उत्पन्न हो जाती है तो एक या दो लोग ईमानदार होकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि इस स्थिति में ईमानदार लोगों की पीठ पीछे खिल्ली उड़ाई जाती है या उन्हें जगह जगह तरह तरह से परेशान किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि नौकरशाह की भूमिका निष्पक्ष, दबावहीन, पारदर्शी कैसे हो, वह किस तरह से पाक साफ रहकर काम होने से रोके जाएं। आज इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरशाह यदि ईमानदार हो जाएं तो किसी भी घोटाले को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल होगा। उसी तरह से उद्योगपति देश हित का ध्यान रखें। किसी भी देश के विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए सरकारें भी समय समय पर नीतियां बनाती रहती हैं। कभी कभी कुछ उद्योगपति सरकार से नज़दीकियां बढ़ाकर व्यक्तिगत लाभ लेने लगते हैं। कुछ उद्योगपति अपने संबंधों का लाभ लेने के लिए नियमों को धत्ता बता देते हैं। हमारे देश में आए हुए कुछ रहस्योद्घाटन से यह पता चला है कि सरकार के कुछ लोगों ने कुछ विशेष घराने को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। भारत ही नहीं अपितु कई पश्चात देशों में भी उद्योगपति अपने लाभ के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। बजट बनाते वक्त भी उद्योगपति की राय ली जाती है। उद्योगपति सरकार से अपने संबंधों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व होता है कि वह उद्योगपतियों को किस सीमा तक राहत दें, और उद्योगपति यदि नियमों की अनदेखी करना चाहते हैं तो सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मेरा मानना है कि उद्योग जगत के साथ साथ सरकार को अपना संबंध मधुर रखते हुए नियमों के तहत ही उन्हें सहूलियत देनी चाहिए। यदि कोई मंत्री या अधिकारी किसी को विशेष लाभ देने के लिए नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मंत्रियों को हमेशा के लिए सरकार से बाहर कर देना चाहिए और दोषी पाए गए मंत्री को चुनाव लड़ने से भी रोक देना चाहिए। जो उद्योगपति अपने लाभ के लिए किसी अधिकारी या मंत्री को निजी लाभ के लिए दबाव डालता है या अनियमितता करते हुए पाया जाता है तो उस उद्योगपति का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए, चाहे वह कितना बड़ा उद्योगपति क्यों न हो। कोई सरकार यदि एक बार साहस करके बड़े से बड़े उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई कर देगी तो आगे चलकर यह एक उदाहरण बनेगा और भविष्य में कोई भी ऐसा करने से बचना चाहेगा। लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो उद्योगपति, जो उद्योग के जो बड़े कॉरपोरेटर हैं, 18 से 20 जो कंपनियां हैं, उनको ही सहारा ले करके आज जो है लोग सत्ता में काबिज हैं और उनसे पैसा लेकर के इलेक्शन में जनता के बीच में अपनी आन और शान और बान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे जो है ताम झाम दिखाए जाते हैं और खर्च किए जाते हैं, और वो सारा का सारा बोझ कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है और इसी तरह से जनता कराहते रहती है। जनता इतना कमज़ोर हो जाती है, जनता इतना मजबूर हो जाती है कि वो आवाज़ भी नहीं उठा पाती और लोग इसको समझते नहीं हैं और लोग जो है एक दूसरे से बटे होते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह से जीना और परिवार को पालना होता है। और इसी तरह से सरकार चाहती है कि लोग जो है कमज़ोर रहें, गरीब रहें, टूटे रहें और मजबूर रहें, ताकि हम उन पर शासन करते रहें और उनकी मंशा पूरा होता रहे। तो हमें आपको अपनी जो है एक शाम की रोटी ना मिले, थोड़ा मिले, लेकिन हमें उन तमाम चीज़ों को लेते हुए हम अपनी गरीबी मुफलिसी में भी, दबे हुए में भी एकजुटता दिखा करके हमें इनको एक बार खदेड़ना होगा, भगाना होगा। तभी जो है भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, तभी देश के अंदर जो है सही माने में लोकतंत्र आएगा। वरना मैंने 1000 बार कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और फिर से भारत जो है अपने ही लोगों के हाथों में गुलाम होने वाला है। जिस तरह से हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे वो इस तरह से गुलामी होगी।
ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, अहरा नेशनल पार्टी इसके लिए अथक प्रयास कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। 2020 तो बंद में ही गुजार दिया गया। 2021 में भी कोशिश की जा रही है सरकार की कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, लोग जो है बंधे रहें, टूटे रहें, कमज़ोर रहें और अपनी रोटी और गरीबी में ही जो है वो जूझते रहें और वो अपनी सत्ता काबिज करें, मनमानी करते रहें। और इसीलिए सभी राज्यों पे काबिज होना चाहते हैं। हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक अगर सत्ता है तो दूसरा एक विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, छोटी पार्टियां हो, लेकिन हमारे के यहाँ जो है एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए हम तमाम लोगों को जो है, जो लोग जो अंधभक्त हैं, जो लोग जो है पिछलग्गू हैं, जो लोग दलाली कर रहे हैं, वो तो सरकार को साथ देंगे, वो तो जो है चिकन और बिरयानी के पीछे भाग रहे हैं, शराब की बोतलों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने समाज को, देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा कुर्बानी देना होगा, उन्हें थोड़ा जो है सूखी रोटी पे ही गुजारा करना होगा। और उसके लिए हमें जो है एक अच्छा खासा विपक्ष खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा लोकतंत्र बच सके, हमारे आने वाले जनरेशन बच सके और ये मनमानी जो लोग जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं ना कर सके। तो इसके लिए आपको काम करना होगा और अहरा जो है इसके लिए वचनबद्ध है। और 12 जनवरी हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, उस पे हम लोग जो है तेलंगाना राज्य के निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक राष्ट्रीय युवा दिवस पे एक बड़ा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप तमाम लोग जो आसपास से जो तेलंगाना में हैं, आंध्रा में हैं, महाराष्ट्र के बॉर्डर लगता है उन हिस्सों में हैं, वो लोग उनमें भाग लें। और फिर मैं आपसे उनका सारा वीडियो, उनका सारा जो फ़ोटो भी आपसे हम लोग जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और सारे सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है, कल फिर संडे होता है, संडे को हम आपसे लाइव नहीं होते, मंडे को शायद हम आपसे लाइव हो सके क्योंकि सफ़र में होंगे। और ट्यूसडे क्योंकि 12 जनवरी है, वहाँ पे आपको जो है प्रोग्राम का लाइव होगा। और उसके बाद जैसे हमारे रूटीन है उसी हिसाब से हम आपके बीच में आते रहेंगे। और 13 को हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में है, जो आंध्रा और तेलंगाना के लिए, कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं और कैसे काम करेंगे। जो लोग मानवता को तोड़ना चाहते हैं, हमारे आत्मीय सुकून को, शांति को भंग करना चाहते हैं, वो जितना भी कोशिश करें, शांति होती है, सत्य होता है। और सत्य चाहे कितना ही कमज़ोर हो, फिर भी सत्य हमेशा जीतता है। और इसी सत्य के साथ हम अपने सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं और उनको निमंत्रण देते हैं कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस जहाँ कहीं भी है आप लोग मनाएं और हमारे साथ जो है निर्मल डिस्ट्रिक्ट में शरीक हों, भाग लें। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर हम लोग जो है आगे हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।